कूलाम का नियम। वैसे आपको इसमें बहुत सारी बातें मालूम है, कई सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो शायद आपको ना पता हो। कूलाम का नियम, इसको स्थिर वैद्युत बल का भी नियम कहते हैं। कई राइटरों ने लिखा है स्थिर वैद्युत बल का नियम। क्या होता है ये पहले इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे ये नियम क्या है, क्यों आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लास 11th की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। क्लास 11th में आपने सीखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। और सभी, जब मैं यहां से बोलूं गुरुत्वाकर्षण बल, तो सभी को मन में आना चाहिए कि आखिरकार क्या कहना चाहते हैं मास्टर। देखना भाई, दो पिंड है मेरे पास, M1 M2। ध्यान से देखिए इस बात को, जब अगर ये समझेंगे तब आपको मैं कहानी के रूप में बता पाऊंगा आखिरकार कूलाम का नियम आया कैसे। ये है M1, ये है M2। तो आपने कहा सर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच जो बल लगता है उसी का नाम दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण। कितना होता है, तो आपने कहा G M1 M2 बटे इनके बीच की जितनी भी दूरी हो, मान लेते हैं R है। ये आपने सीखा था, F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। द्रव्यमान के कारण इतना बल ये गुरुत्वाकर्षण का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलाम। उसने क्या देखा, कुछ आश्चर्यचकित बात देखी। देखिए क्या देखा उसने। उन्होंने क्या किया, एक बार यहां लिया इलेक्ट्रॉन, एक बार लिया यहां प्रोटॉन। मेरी बात समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लिया प्रोटॉन लिया, टेस्ट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हो रहा है, टेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लिया प्रोटॉन लिया, आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको मालूम है, ये होता है ना 9.1। बोलते चलिएगा, बार बार बोलते चलिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27। तो जो साइंटिस्ट था गुरुत्वाकर्षण कूलाम, उसने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका अलग अलग मास है, तो निश्चित रूप से इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा, होगा ना भाई, द्रव्यमान है। तो इन्होंने क्या किया, इनके बीच बल पता की। तो पहले ग्रेविटेशनल से मैंने निकाल दिया, जी की वैल्यू पता है सबको, M1 पता, M2 पता, डिस्टेंस R जो भी इनके बीच की दूरी रहेगी। हमने यहां से FG निकाल लिया, मान लेते हैं जो भी आया, अभी निकाल दिया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल से निकाला, मेजर मतलब प्रैक्टिकल करके निकाला कि इनके बीच कितना फोर्स है। और जब मैंने प्रैक्टिकल करके निकाला तो मैं क्या देखता हूं, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखिएगा। जो मैंने अपनी तरफ से निकाला, इसको मैं नाम दूंगा F एक्सटर्नल। मैंने जो बल निकाला वो मैं देखता हूं, ध्यान से देखिए, वो मैं देखता हूं इस गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा आता है। लेकिन आना कैसा चाहिए था, बराबर आना चाहिए था, क्योंकि ये रहा ना M1 M2। यहां से इस फार्मूले से जब मैं लगाता हूं, उसकी जो वैल्यू आती है और जो मैं निकालता हूं प्रैक्टिकल करके जो मैं निकालता हूं, उसकी वैल्यू इससे तो बहुत ज्यादा आती है, बहुत ही ज्यादा आती है। मैं अभी दिखाऊंगा 10 की घात लगभग 39 गुना, मतलब 1 के बाद 39 जीरो लगा दीजिए, इतना भयंकर सा बल। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य देखा, भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पर कहीं मिस्टेक है या मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा है प्रैक्टिकल में। फिर से उन्होंने लिया और इस बार उन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिया, इस बार उन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिया, कहानी के रूप में समझिए। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर से फार्मूला लगाया, और फिर से फार्मूले लगाने के बाद इसको सॉल्व किया, जी का मान सबको मालूम होना चाहिए ना, ये सॉल्व किया उन्होंने, और दोबारा से फिर से प्रैक्टिकल किया, और फिर से प्रैक्टिकल करके मेजरमेंट करके फिर से निकाला बल, और फिर देखते हैं फिर से वही कहानी। तो दो टेस्ट से इनको बहुत एक बड़ी बात पता चल गई। इसका मतलब ये है इनके बीच जो बल लग रहा है वो कोई और ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वही आनी चाहिए थी, या तो दोनों बराबर आना चाहिए था। तो यहां से उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ कहानी दूसरी है इसमें। फिर उन्होंने सोचा कि अब देखते हैं ऐसी कौन सी कहानी आ गई इसमें। तो इन्होंने क्या देखा, यहां पर देखते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कहानी तो समझ में आती है।
लेकिन यहां क्या देखते हैं, मतलब यहां आकर्षण, यहां आकर्षण, लेकिन यहां क्या देखते हैं, यहां देखते हैं ये तो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, प्रतिकर्षण। तो उनको एक बात पता चल गई कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने क्या देखा, ये आकर्षण का था। और एक बात यहां में मेरी बात समझिएगा, और उन्होंने एक बड़ी खास बात देखी, ये दोनों बल बराबर, दोनों ही बल बराबर आते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके बीच आकर्षण क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का आवेश विपरीत है। मैंने आपको सिखाया है विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। यहां पर दोनों समान है, इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, मतलब विरोध करेंगे एक दूसरे का, यहां एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं ये। अब मुझे बताना, मैंने क्या देखा, इन दोनों का जो मान है वो बराबर आ रहा है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है ना। यहां भले सेम है, पर यहां पर द्रव्यमान दोनों का सेम, यहां दोनों का अलग अलग, तो दोनों को वैल्यू सेम तो आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मेजरमेंट करके देखा, तब उनको पता चला इसका मतलब ये जो बल है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा। अगर वो द्रव्यमान पे निर्भर करता तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू, पहली चीज तो इसके बराबर आनी चाहिए थी, मान लीजिए बराबर नहीं आई, कोई इफेक्ट हुआ, लेकिन कम से कम ये जो वैल्यू है इन दोनों की, इसका मास दोनों का 9.1 इंटू 10 इतना, और इसका मास इनका दोनों का द्रव्यमान ये भी तो अलग है। तो यहां उन्होंने पता कर लिया, तुरंत निश्चित कर लिया कि इसका मतलब कहानी कुछ दूसरी है। क्या मेरी कहानी के रूप में बात समझ में आ रही है? उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया, उनके बीच बल चेक किया पेडिकली, वो जो द्रव्यमान से निर्भर, द्रव्यमान पे जो बल निकाला उससे बिल्कुल अलग आता है। फिर उन्होंने कहा था चलो मान लो कहीं से कुछ भी गलती होगी, दोबारा से किया, इस बार इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो तब तो अलग आना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूं ये दोनों के बल बराबर आते हैं। इसका मतलब ये बात यहां से पता चल गई कि इन दोनों के बीच जो बल है वो द्रव्यमान पे नहीं, किसी और पर ही निर्भर कर रहा। तो फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला और उसी को हमने नाम दे दिया कूलाम का नियम। देखिए मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में कोई भी आप डिफिनीशन पढ़िए, कोई क्वांटिटी पढ़िए, तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बल लगाते हैं एक दूसरे पर, कितना लगाते हैं? मेजरमेंट मुझे बताइए कितना लगाते हैं? तब कूलाम आए और कूलाम ने ये पूरी कहानी उन्होंने बताई कि ऐसे। तो आप किसी को एक बता सकते हैं कि आखिरकार ये कैसे आया उनके दिमाग में, क्यों आया उनके दिमाग में, कैसे पता चला ये सब बातें? तो ये मैंने एक कहानी के रूप में आपको बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उस बल को मैं कैसे ज्ञात करूंगा। इसको मैं हटा रहा हूं, या अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 2-4 दिन में आप इसको भूल जाने वाले हैं, ताकि आप किसी को दोबारा से बता सके। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, अभी इसका फिर से काम में आएगा ही। अब हमने क्या किया, तो उन्होंने पता कर लिया भाई ये जो बल है किसी और पर निर्भर कर रहा है, और बाद में पता चला आवेश पर निर्भर कर रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ और प्रोटॉन पर उतना ही, लेकिन कितना? प्लस में। ठीक है ना, तो आवेश तो सेम ही रहा। तो उन्होंने क्या देखा, अगर मेरे पास, ध्यान से अब देखते चलिए, अगर मेरे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश मैंने एक नाम दे दिया Q1, एक का नाम दे दिया Q2, यहां दो द्रव्यमान थे, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो उन्होंने देखा इनके बीच जो बल लगता है, इनके बीच, और शर्त क्या है देखिएगा, शर्त है ये बिंदुवत होना चाहिए, बिंदुवत शर्त है, ये स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। सवाल उठा क्यों? अगर गतिशील हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिंदुवत नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बिंदुवत नहीं होगा, इन्होंने जो प्रैक्टिकली किया वो एक पॉइंट चार्ज था। सवाल उठा आपको कैसे पता चला वो पॉइंट चार्ज था? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जैसे पृथ्वी के लिए मैं एक बिंदु हूं। क्यों? क्योंकि मेरी किसी भी एक्टिविटी से, मेरी किसी भी प्रक्रिया से इस पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी है आपकी बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, और मैं कहूं मैं खुद अकेले खड़ा हूं, तो अगर, या ऐसा कहूं, अगर मैं खुद हूं और मैं क्या करूं, अपने स्थान से बिल्कुल 5 से 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अगर अपने स्थान से थोड़ा सा झुक जाता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मैं गिर जाऊंगा।
लेकिन सोचिए अगर मेरी पूरी पृथ्वी ही अपनी स्थिति से थोड़ा सा भी विचलित हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, उसी को नाम देते हैं आप भूकंप। मतलब बहुत ही हानि होने वाली। इसका मतलब पृथ्वी बिंदुवत थोड़ी है, मैं बिंदुवत हूं, मैं बिंदुवत हूं। तो बिंदुवत का मतलब ये होता है कि ये है पॉइंट चार्ज, ये है बिंदुवत। दूसरी, ये दोनों स्थिर है, गतिशील नहीं है। गतिशील अगर होंगे तो याद करिए मैंने कल बताया था, अगर आवेश गतिशील होते तो इसमें एक और इफेक्ट आ जाता है जिसका नाम है चुंबकीय। अभी हम वैद्युत की बात करें, गतिशील नहीं करें। गतिशील कर देंगे तो धारा बन जाएगी, अभी उसकी बात भी नहीं चल रही है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं जिसमें आवेश बिल्कुल स्थिर रहेगा। पूरे टॉपिक में वैद्युत आवेश जो है आपका स्थिर ही रहेगा। इन्होंने बताया अब इनके बीच जो बल लगता है, इनके बीच जो बल लगता है, अब यहां भी कहानी समझिएगा। तो इन्होंने देखा इस आवेश पर निर्भर करता है, वो भी अनुक्रमानुपाती। फिर उन्होंने क्या देखा, अगले आवेश पर भी निर्भर करता है, वो भी अनुक्रमानुपाती। तो मैं दोनों को इकट्ठा कर सकता हूं ना, दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा करने में भी प्रॉब्लम है, मेरी बात समझिएगा। मान लेते हैं इस आवेश को डबल किया, इस आवेश को ट्रिपल किया, तो क्या बल 6 गुना हो गया या बल 5 गुना हो गया? मेरी बात समझिए, क्या दोनों आवेश जुड़ रहे हैं या दोनों आवेश का गुणा हो रहा है? वो भी प्रैक्टिकली उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा ये 5 नहीं 6 हो जाते। कब कब हुआ होगा? जब दोनों का क्या करेंगे, बोलो, दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया Q1 इंटू Q। और फिर इसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है वहां देखिए ना, ये रहा, इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से ये रहा। और अब मैं उसको हटा रहा हूं और अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब हम जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और आप जानते हैं जब भी हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो हम देखते हैं कौन सा नियतांक, यहां पर कौन सा नियतांक आता है, यही समझिए। यहां पर नियतांक हमने लिखा C Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको क्या नाम देंगे, कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक। अब आगे समझिए, अभी तो ये बहुत जनरल हमने बताया कि जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, वो भी ध्यान रखिएगा परिमाण, राइटर ने लिखा परिमाण, परिमाण का मतलब चिन्ह, चिन्ह नहीं, वैल्यू केवल लेनी हमको। इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी के, इसको पढ़ना सीखिए, इसको पढ़ना सीखिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या दूरी के वर्ग के, या ऐसा बोल सकते हैं 1 अपान आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब आगे समझिए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये इतना आ गया F बराबर C Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये इन्होंने मेजरमेंट करके बताया। अब यहां समस्या सी करेगा क्योंकि सी तो नियतांक है, उसकी भी वैल्यू पता होना चाहिए। ये सब मेजरमेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चों के दिमाग में था कैसे आ गया, मास्टर को किसे पता चल गया, तो मास्टर को किसे पता चला, मास्टर को बता रखा है भाई, साइंटिस्टों ने इसका मेजरमेंट करके निकाल रखा है, तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब सी की वैल्यू कैसे पता करें, तो सी की वैल्यू उन्होंने ज्ञात की। और यहां पर मैं एक और बात यहां बताना चाहूंगा, याद करके बताइए आप, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या माध्यम पे निर्भर करता है? मैंने आपसे कहा दो पिंडों को मैंने वायु में रखा, उसके बाद फिर मैंने उसको जल में रख दिया, फिर मैंने उसको ऑयल में रख दिया। आप उसको कहीं भी रख दीजिए, उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर जगह समान होता है। इसका मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम समझ रहे हैं ना, वायु है, जल है, लेकिन यहां पर उन्होंने देखा ये माध्यम पे निर्भर करता है। और उस वो जो माध्यम पे निर्भर करता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या देखा, जब मैं दोनों आवेश को वायु में रखता हूं, वायु में, या मैं कहूं निर्वात में, वायु में, या मैं कहूं निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसी को बोल देते हैं निर्वात। इंग्लिश में बोलते हैं फ्री स्पेस या वैक्यूम, मतलब कुछ भी ना हो। तो अब मुझे बताना,
इन दोनों के बीच इस तरीके से। अब यहां पर मैंने क्या देखा, जब इनके बीच वायु होती है ना तो बल सबसे ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे माध्यम इनका बदलता जाता है बल वीक होता जाता है, कम होता जाता है। देखते हैं ऐसा क्यों। तो ये जो C है ये निर्भर करता है माध्यम पर। माध्यम समझ रहे हो ना, माध्यम का मतलब ये निर्भर करता है माध्यम पर। और जब ये निर्भर करता है माध्यम पर तो बल तो माध्यम पर निर्भर ही करेगा, क्योंकि बल ही C पर निर्भर करता है। तो इन्होंने C की जो वैल्यू निकाली वो देखना कितनी आई, 1/4, पढ़ना सीखिए, 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब इसको आप समझ लीजिएगा, एप्सिलॉन। सवाल उठा ये क्या है, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। सवाल उठा सर ये क्या है भाई, ये कौन सी क्वांटिटी आ गई। वास्तव में अभी मैं आपको बताऊंगा परावैद्युतांक, इसी के बाद आने वाला है परावैद्युतांक। वहां से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। ये जो C है ये इस पे निर्भर करता है, सॉल्व ये किस पे निर्भर करता है, ये माध्यम पे निर्भर करता है। अभी देखेंगे इस पर आ रहे हैं। ये अगर माध्यम कुछ अलग होगा तो इसका मान अलग हो जाएगा, वायु है तो अलग हो जाएगा इसका। यहाँ ध्यान रखिएगा मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, कई बच्चे नॉट बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत है, मतलब जो सीख रखा। नॉट नहीं अभी मैंने बोला, अभी केवल एप्सिलॉन बोला मैंने, नॉट नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इधर हटा रहा हूं। अब इसी के बाद की चर्चा देखिएगा, इसी के बाद की समस्याएं देखिएगा, इसी के बाद के बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। अब हमने क्या किया, यहां पे मैं देखो किस तरीके से लिख रहा हूं, मैंने लिखा F माध्यम, मीडियम कैसे निर्भर करता है माध्यम पर, उसको सिखा रहा हूं मैं। F माध्यम, तो और देखिए ये बात हमने की माध्यम की, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन यदि यही बात मैं करता वायु के लिए, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, तो इसी C की वैल्यू होती 9 × 10⁹। वायु में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उन्होंने मेजरमेंट करके निकाल दिया वायु के लिए, निर्वात के लिए। मात्रक, मात्रक मुझे बताइए, बिना मात्रक की कुछ नहीं होने वाला, फिजिक्स में मात्रक आना चाहिए, बताइए मुझे। C का मात्रक चाहिए, R स्क्वायर को इधर बुला लो, Q1 Q2 को डिवाइड में बुला लो। इसका मात्रक होगा न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक गुलाम, 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 गुलाम स्क्वायर, और ये बटे में ये रहा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई किसके लिए, वायु के लिए, निर्वात के लिए। कितना आया 9 × 10⁻, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद, क्या याद हो जाएगा, इतने न्यूमेरिकल आप बनाएंगे, इन्होंने मेजरमेंट करके निकाल रखा है। इसको हम कुलाम, कुलामीय बल भी कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, दोनों नाम आप कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल या कुलामीय बल। अब आगे समझिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को, समझ में आई यहाँ तक बात, क्या क्या सीखा हमने। हमने आपसे कहा, पहले मैंने बताया आखिरकार क्यों कुलाम के नियम की दिमाग में आया, कैसे उन्होंने बताया कि द्रव्यमान पे ना आवेश पर निर्भर करने लगे हैं। आवेश पर निर्भरता उन्होंने देखी कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r² के कहें तो अनुक्रमानुपाती, इकट्ठा किया, कांस्टेंट आया, C आया, कूलाम नियतांक नाम दिया। अब उसकी जो वैल्यू है वो माध्यम पे डिपेंड करती है, माध्यम पे निर्भर करती है। कैसे सर, वायु के लिए अलग, जल के लिए अलग, कांच के लिए अलग। क्यों ऐसा होता है सर, ऐसा क्या हो जाता है वहां पे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मुझे बताइए, मैं हूं तो मैं जब वायु में चलूंगा, मेरे सामने अगर रास्ता जो है, अगर मैं वायु में चलूंगा तो मैं तेजी से चल पाऊंगा, बल ज्यादा, आप कह सकते हैं ज्यादा प्रभावी है। जल में गया और कम, शहद में गया और कम, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो माध्यम होता है ना, माध्यम वो बल की लाइनों को काट देता। आगे हम सीखेंगे वैद्युत बल रेखा, तो उस जैसे 5 वैद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे मैं माध्यम के लाया उसमें से 2 को खत्म कर दिया, बचा 3, तो बल अपने आप कम हो जाता है। अभी सीखेंगे बल कम हो जाता है, बढ़ेगा नहीं। जैसे जैसे माध्यम को हम सघन करते जाएंगे, माध्यम को बदलते जाएंगे, बल लगातार कम होता जाता है, सघन करते जाएंगे जैसे जैसे। अब देखिए यहां पर, अब इस C की वैल्यू को अगर मैं किसी अन्य माध्यम के लिए, देखिए माध्यम के लिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां पे वैल्यू रखता हूं,
अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, माध्यम पर निर्भरता, एक नई क्वांटिटी आने वाली है इसलिए इसको ले रहा हूं मैं, एक नई क्वांटिटी आने वाली है, नया नया नाम आने वाला है। जब मैं वहां इसको रखूंगा तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये किसी माध्यम में है तो मीडियम लिख दिया, और मैंने यहां भी क्या लगा दिया, m, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब उसकी बात समझिए, फिर अगर मैं बात करूं एयर में, वायु में, यहां लिख दे रहा हूं एयर वायु में, तो 1/4 पाई, अब मेरी बात समझिए, ये है माध्यम के लिए, ये किसके लिए, वायु, वायु मतलब निर्वात, निर्वात मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब नॉट, नॉट ना, नॉट मतलब कुछ नहीं, तो यहां लगा दिया एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आने वाला है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने वाला हूं, अगर आप कहें तो यहां पर नॉट लगा दूंगा, नॉट, नॉट मतलब कुछ नहीं, वाई इधर मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, इसको पढ़ना सीखिए आप, वैद्युशीलता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मुझे बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे माध्यम की वैद्युशीलता, और इसको क्या पढ़ेंगे, निर्वात की वैद्युशीलता। क्या होती है वैद्युशीलता, अभी आ रहा हूं। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किसी को किसी से डिवाइड कर दीजिए, मैंने एफ नॉट को एफ मीडियम से डिवाइड किया। अब यही समझ लीजिए, जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा यही मैं सिखा दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन m 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन आ जाएगा ना, ये समझते हो ना, ये फिर बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू, बाकी ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू है, ये सब कैंसिल हो, मैंने माध्यम बदले हैं, बाकी इन दो के बीच की दूरियां आवेश सब कुछ वही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आएगा, ये इतना आ जाएगा। इसको मैं जरा रिवर्स करता हूं, मेरी बात समझिए, इसको मैंने उल्टा किया, एफ एम अपॉन एफ नॉट, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती, यहाँ पर गलती हो रही भाई, ये इस तरीके से होगा, सॉरी यहाँ पर ये हमने डिवाइड किया उल्टा, मैंने डिवाइड कर दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना ऊपर, और बट्टे में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, तो एप्सिलॉन एम ऊपर आएगा, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे देख लीजिए ना, व्युत्क्रांति है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए आगे, तो ये जो नंबर आया ना, ये जो नंबर आया, ये इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया, यहीं से समझिए, एप्सिलॉन आर। आर का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली, किसकी रिस्पेक्ट में ये वैद्युशीलता है, तो ये निर्वात के रिस्पेक्ट में इसकी किसकी वैद्युशीलता, माध्यम की, किसके रिस्पेक्ट में है, निर्वात के रिस्पेक्ट में इस माध्यम की वैद्युशीलता को हमने नाम दिया एप्सिलॉन आर। इसी को हमने नाम दिया, इसी को मैं लिखता हूं के, और इसी को हमने एक नाम दे दिया परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। एग्जाम में आया, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युशीलता, निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युशीलता परावैद्युतांक कहलाती है। परावैद्युतांक का मात्रक कितना होता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन दोनों ही सेम क्वांटिटियां हैं, मात्रक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, के, यही है परावैद्युतांक का। अब मेरी बात समझिए, अब आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने लिख दिया के ना, ठीक है। अब देखो, यहां कोई दिक्कत है पूछिएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, एफ नॉट बटे एफ एम बराबर आपका आया के, इसको हटा रहा हूं, एप्सिलॉन आर रिस्पेक्टिवली माध्यम की, किसके, निर्वात के, तो चाहे एप्सिलॉन आर लिखो और चाहे के लिखो, ज्यादा राइटरों ने इसको के लिखने की कोशिश की है, इसलिए मैंने के से बताया। अब मुझे बताओ, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एफ एम बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये इधर चला गया, के को इधर बुला लिया। अब मुझे बताओ,
ये किसका बल है? माध्यम का। ये किसका बल है? कब? जब निर्वात में वायु में हो। के क्या है? परावैद्युतांक। क्या होता है परावैद्युतांक? निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युतशीलता परावैद्युतांक कहलाती है। सॉल्ट सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई माध्यम आ जाता है, जैसे इसका मैं ऐसे बताता हूं, कांच के लिए के का मान होता है 81, 81। इसका मतलब ये है, जब मैं जैसे ही कांच में रखूंगा ना इनको, वहां एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो जो बल का मान है, बल का मान जो वाई में था मान लो 10 न्यूटन, जैसे कांच में रखोगे तो अब सॉल्ट सर के का मान किसके लिए कैसे होता है? तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, के की वैल्यू वायु के लिए, निर्वात के लिए लगभग 1 होती है। एक मान के चलेंगे, 1.001 होती है वायु के लिए, और 1 बिल्कुल 1 होती है निर्वात के लिए। निर्वात के लिए तो 1 होती है, वायु के लिए 1.002, 1.002 कुछ बुकों में लिखा है। लेकिन अन्य माध्यम के लिए ध्यान रखिएगा, के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। कितना होगा रटने की जरूरत नहीं। जैसे कांच के लिए क्या, कांच के लिए या जल के लिए, सॉरी जल के लिए क्या होता है, सभी का मान 1 से ज्यादा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताओ, जब इसका मान 1 से ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी ना। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे 2, 3, 4, तो ये वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। इसलिए बोला जाएगा, जब किसी माध्यम में मैं इसको रख दूंगा तो जो बल होगा वो हमेशा कम हो जाएगा, वो हमेशा कम हो जाएगा।